ओके, सो मेन हम लोग ने ये डिस्कस किया कि ds इक्वल टू dq बाई टी इक्वल टू फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड ग्रेटर देन फॉर irreversible process. ओके, पीडीएफ, अच्छा वो सब बातें बाद में, ये क्लियर है ना? डीएस आरपी के क्लियर हो, ग्रेटर देन लेस देन के लिए हो गया. नाउ ओवरऑल डेल्टा एस ये कर दिया. हाँ, ओवरऑल क्या हो गया, मतलब कोई भी प्रोसेस यदि रिवर्सिबल है, ओवरऑल प्रोसेस एक अभी डिराइव किया था ना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल करके बना के, डीएस इज ग्रेटर देन डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी. हाँ, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डीएस डी क्यू बाई टी से ग्रेटर होगा, रिवर्सिबल के लिए डीएस इक्वल टू डी क्यू बाई टी लिख सकते हो. तो हम लोग को सारा प्रोसेस रिवर्सिबल ही पढ़ना है, तो डीएस डायरेक्ट डी क्यू बाई टी करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे. तो ओवरऑल क्या हो गया, डेल्टा एस टोटल यूनिवर्स और ये मिलके ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ग्रेटर देन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आउट ऑफ ऑल, ये सही से याद कर लेना. डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है मतलब सराउंडिंग और सिस्टम का मिला के ग्रेटर देन 0 है, मतलब प्रोसेस इरिवर्सिबल है, वो अपने आप होते जाएगा. और डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 हो गया तो किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस का 0 होता है. जैसे मैंने बताया था कि दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे है, तो उससे जो हीट ट्रांसफर हो गया वो रिवर्सिबल होगा, तो डेल्टा एस 0 आ रहा है उसमें. तो एस हमेशा बढ़ता ही जाएगा, इसीलिए यूनिवर्स का हमेशा बढ़ते रहता है. यूनिवर्स का जो होता है सर, डेल्टा एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आ जाता है, हमेशा इंक्रीज करते ही जा रहा है. ये सब थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हो गए. क्वेश्चन वाले के लिए इंटीग्रेट करेंगे हम लोग यही डी क्यू बाई टी को, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम यहाँ से बढ़ते जाएगा, जब वो इक्विलिब्रियम पे आ गया तो मैक्सिमम पे आ गया. एट टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम वो बढ़ना रुक जाएगा, वो डेल्टा एस बिकम्स इक्वल टू 0. तो इस समय क्या होगा, एस सिस्टम इज मैक्सिमम, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम बढ़ते बढ़ते एक जगह पे मैक्सिमम पे आया. विद द टाइम जब इक्विलिब्रियम आएगा तो उस समय क्या बोलोगे, डेल्टा एस चेंज ही नहीं हो रहा है. तो व्हेन a spontaneous process, when a spontaneous process takes place, कोई भी spontaneous process takes place in an isolated system, entropy of the system increases and reach the maximum value at equilibrium. तो एक important statement है, लर्न कर लेना. कभी भी spontaneous process हो रहा है in an isolated system, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम ही हो गया वो, मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिला के हो गया वो. आइसोलेटेड है तो जो है सो वही है, उसमें जो हो गया उसका एंट्रोपी हमेशा बढ़ते जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो उस समय वो मैक्सिमम पर होगा. ये सब कभी थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन आया तो आया. सोच लो, ये क्लियर है. एंट्रोपी कभी जीरो हो सकता है क्या, तुम्हें पूछो. एंट्रोपी जीरो हो सकता है, वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार होता है. वो मान के चलता है कि परफेक्टली किस लाइन है, तो 0 केल्विन पे जब काइनेटिक एनर्जी सबका 0 होता है, ऐसा हाफ के टी होता है ना, तो टेम्परेचर ही 0 हो गया तो किसी का कोई वाइब्रेशन ही नहीं है, तो एंट्रोपी उस समय 0 मानते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एज्यूम्ड.
ओके, फॉर यूनिवर्स, अब मेन न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे जा रहे हैं हम लोग। अभी जो करेंगे इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी तक जो किया था ना ये सब थ्योरेटिकल पार्ट था, ये थोड़ा समझ में आ गया। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये मिलके क्या है, यूनिवर्स। हाँ, तो डीएस यूनिवर्स इक्वल टू डीएस सिस्टम प्लस डीएस सराउंडिंग। डीएस यूनिवर्स इक्वल टू डीएस सिस्टम प्लस डीएस सराउंडिंग, ऐसा है। तो डीएस सिस्टम प्लस डीएस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ऐसे हो गया। मतलब डेल्टा भी करके लिख सकते हो। अब ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया तो 0 पे आएगा, और इरिवर्सिबल हो गया तो ग्रेटर देन 0। ये तो हर जगह वही आ रहा है। हाँ, तो डेल्टा सिस्टम और डेल्टा सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यदि डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग ये दोनों मिलाकर लेस देन 0 हो गया, यही मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो प्रोसेस क्या हो गया, नॉट फिजिबल, है ना। हाँ, देन प्रोसेस इज नॉट फिजिबल, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आउट ऑफ ऑल डिराइव करते करते हम लोग यहाँ पे आए कि ये दोनों अच्छे से याद हो जाना चाहिए, है ना। यही इसका मेन है। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। मान लो एक सॉलिड से एक लिक्विड जा रहा है, राइट। तो डीक्यू रिवर्सिबल हीट कितना देंगे सॉलिड से लिक्विड जाने पे, फेज चेंज है, पॉजिटिव होगा। उसको क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी ऑफ सॉलिड से लिक्विड, फ्यूजन। हम्म, मेल्टिंग हो गया, मेल्टिंग फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, राइट। ये डीक्यूपी, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डीएच। तो डीएस इक्वल टू डीक्यू रिवर्सिबल बाई टी, यहाँ तक टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अब इक्वल टू डीएच बाई टी आ गया। इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एस का वैल्यू डायरेक्ट डेल्टा एच फ्यूजन। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन आएगा, आएगा ही आएगा, बहुत सिंपल आता है और एकदम इजी रहेगा। टी मेल्टिंग पॉइंट, बट वो तुम्हें 100 डिग्री देगा, यूजुअली लोग 100 से डिवाइड करके आ जाते हैं। सिर्फ एक ही चीज याद रखना कि कोई भी केमिस्ट्री में फॉर्मूला डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है, सारे जगह केल्विन है। तो डेल्टा एच फ्यूजन दिया होगा, इससे डिवाइड कर दो, डेल्टा एस आ जाएगा। जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन, जिसमें भी लाना हो। जैसे इसको चाहिए जूल पर केल्विन, तो ये चाहिए जूल में, और ये क्या है, केल्विन में। मतलब इन जनरल कोई भी इक्विलिब्रियम हो गया तो उसके लिए डेल्टा एच बाई टी इक्विलिब्रियम करके लिख सकते हो। ये लिख सकते हैं ना, इसको इंटीग्रेट किया तो। मतलब डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी इक्विलिब्रियम। अब वो इक्विलिब्रियम कौन सा, उस पर डिपेंड करता है। ये फ्यूजन का इक्विलिब्रियम था, तुम वेपोराइजेशन का ले सकते हो, सब्लिमेशन का ले सकते हो, क्रिस्टलाइजेशन का ले सकते हो। डेल्टा एस फ्यूजन इक्वल टू, ये लिक्विड माइनस सॉलिड होगा ना। फ्यूजन मतलब उसको सॉलिड से लिक्विड लेना। फ्यूजन, फ्यूजन का अपोजिट क्या होगा, फ्रीजिंग। हाँ, डेल्टा एस फ्रीजिंग, इसका अपोजिट होगा ना, माइनस कर दोगे।
और डेल्टा फ्यूजन एस एम, ये हो गया मुलर एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एसएम क्या हो गया? मोलर एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है। देखो ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? डेल्टा एस तो खुद तुम्हारा डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ना, तो मोलार लोगे तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा? मोलार आ जाएगा, क्योंकि एस क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, वो भी एन पे डिपेंड करेगा, जितना मोल लोगे उतना होगा। तो डेल्टा एस तुमने पर मोल लिया, एक मोल का क्या है? मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो ये मोलर इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा फिर। ओके, अब एक्स लिक्विड से एक्स गैस चला जाए तो ये प्रोसेस क्या हो गया? ये भी तो इक्विलिब्रियम पे होगा। कहाँ पे होगा? ये इक्विलिब्रियम पे होगा ना, एट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। एट बॉइलिंग पॉइंट बोथ फेज आर इन इक्विलिब्रियम, ऐसे तो किसी भी टेम्परेचर पे होता है। सो ये लिक्विड और गैस इन इक्विलिब्रियम, तो हम लोग वेपोराइजेशन बोल रहे हैं। डेल्टा एस वेपोराइजेशन, जब वो वेपोराइज हो रहा है तो कब होगा? जब लिक्विड से गैस बन रहा है, तो कितना होगा? डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टी। उस समय टेम्परेचर क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। वेपोराइज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना। तो इस प्रोसेस के लिए ऐसा होगा। और डेल्टा एस वेपोराइजेशन होगा कितना? एस ऑफ वेपर माइनस एस ऑफ लिक्विड। तो डेल्टा एस वेपोराइजेशन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस कंडेंसेशन। डेल्टा वेपोराइजेशन एस एम कितना होगा? डेल्टा वेपोराइजेशन एच एम बाई टी बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा। ये हो गया मोलार एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। ये भी क्लियर होगा डायरेक्ट? कैसे किया ये क्लियर है ना? हाँ। नहीं, ये बस समझने के लिए कि डेल्टा एक्स मतलब ये दोनों का डिफरेंस होगा, वो वैल्यू वैल्यू नहीं दिया रहेगा उसे। ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ। मतलब कभी भी कोई चीज, जैसे लिक्विड से वाटर ले लो, थोड़ा सा 1 मोल वाटर ले लो, उसको वेपर बनाओ, तो लिक्विड से वेपर बनेगा तो उसमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा? डीक्यू बाई टी का इंटीग्रेशन है ना, बट टी तो कांस्टेंट है। जब तुम इस पे जाओगे तो कब होगा? एट बॉइलिंग पॉइंट होगा, 100 डिग्री पे क्या होगा? H2O लिक्विड से H2O गैस जा रहा है, टेम्परेचर कितना दिया गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब तुम्हें डेल्टास निकालना है तो बेसिकली ये डीक्यू बाई टी का इंटीग्रेशन होगा, बट टी तो ऑलवेज 373 ही था। ये डीक्यू का इंटीग्रेशन आ गया तो सिर्फ डेल्टा एच आ गया, तो इट इज डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टी बॉइलिंग पॉइंट, यही तो है। लिक्विड से गैस जाने पे वेपोराइज हुआ तो कितना हीट देना पड़ा, ही है ना? अंडरस्टूड? ओके। हाँ, उसी तरह सब्लिमेशन हो रहा है, कोई एक सॉलिड से एक्स गैस जा रहा है, तो डेल्टा एस सब्लिमेशन कितना होगा? डेल्टा एच सब्लिमेशन बाई टी सब्लिमेशन। ये क्या होगा? सब्लिमेशन टेम्परेचर।
कोई फेज होता है, फेज इज अ homogeneous portion of a system. Hmm. A phase is what? Homogeneous portion of a system. जैसे सॉलिड फेज हो गया, एक लिक्विड फेज हो गया, एक गैसियस फेज हो गया, ऐसा हो गया ना। जैसे कार्बन हो गया, ग्रेफाइट है, सॉलिड है, ग्रेफाइट है, से वो किस में जा रहा है? कार्बन सॉलिड डायमंड में जा रहा है। तो ये होमोजीनियस में नहीं रह गया, ये हेट्रोजीनियस फेज इक्विलिब्रियम हो गया। हेट्रोजीनियस फेज इक्विलिब्रियम मतलब दो सॉलिड होना ही होमोजेनियस नहीं है, दो सॉलिड दोनों अलग अलग होंगे। ग्रेफाइट का अपना एग्जिस्टेंस होगा, डायमंड का अपना एग्जिस्टेंस होगा। जैसे राइस और पल्स को मिक्स कर दो तो दोनों का अपना अपना एग्जिस्टेंस है, वो तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा वो। होमोजीनियस मतलब थ्रू आउट एक जैसा मिक्स हो जाए, जैसे वाटर और अल्कोहल मिक्स करो, दोनों मिक्स करके एक जैसा होगा, कहीं से भी लोगे तो एक ही जैसा टेस्ट आएगा। तो बोथ फेज आर इन इक्विलिब्रियम एट बोथ फॉर्म, सॉरी बोथ फॉर्म्स, या फॉर्म मतलब फेज की बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग फेज है, दोनों सॉलिड है ना। बोथ फेज आर इन इक्विलिब्रियम, कब इक्विलिब्रियम पे होगा? इन इक्विलिब्रियम एट व्हाट? ट्रांजिशन टेम्परेचर। जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है ना, उस समय वो इक्विलिब्रियम में रह गया। नाउ इफ यू गो फॉर डेल्टा एस ट्रांजिशन, तो डेल्टा एस ट्रांजिशन बाय टी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जैसे अभी किया, सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन, उसी तरह ट्रांजिशन का एक टेम्परेचर होगा, जब वो ट्रांजिट कर रहा है उस समय के टेम्परेचर से कर दो इसे। सेम कंसेप्ट। आई थिंक ये भी क्लियर होगा। यस, ओके। हाँ, तो ये सबसे इजी सम होंगे और आएंगे ही आएंगे। मतलब मेंस में एक देगा, या तो सब्लिमेशन दे दे या फिर वेपोराइजेशन, या कोई बस बॉइलिंग पॉइंट से डिवाइड कर देना, हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। जो भी ट्रांजिशन, जो भी डेल्टा एस दिया रहे, टी से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। वो से मतलब ही नहीं है हेट्रोजीनियस ट्रांजिशन समझ में आई है, होमोजीनियस आएगा कि नहीं। एक फेज मैंने बताया कि फेज होता है, जैसे वाटर और ऑयल दो डिफरेंट फेज है, दोनों का फेज अलग अलग है। लिक्विड है बट फेज अलग है, स्टेट लिक्विड है दोनों का, और दो डिफरेंट फेज में एग्जिस्ट करेंगे। वाटर का अपना एग्जिस्टेंस होगा, ऑयल का अपना एग्जिस्टेंस होगा, ऐसे। क्लियर हुआ? हाँ रे, अभी समझ में आया होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब थ्रू आउट एक जैसा दिखे। हाँ, लाइक होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, वो भी तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस वो मिक्सचर है, ये फेज है। ओके, अंडरस्टूड। हाँ, वाटर प्लस अल्कोहल, हाँ होमोजीनियस होगा वो, मिक्स कर दो एक जैसा हो जाएगा। जो एक जैसा ना दिखे, जैसे वाटर और ऑयल, वाटर का अपना एग्जिस्टेंस, ऑयल का अपना एग्जिस्टेंस। खैर उससे मतलब नहीं, फालतू चीजों पर जा रहा हूँ। बस जो भी आए डेल्टा एच ना, तो डेल्टा एच करना, बाई टी कर देना, बस हो जाता है काम। ओके, नेक्स्ट। हाँ, अब आ रहा है डेल्टा एस इन केमिकल रिएक्शन।
at constant temperature. Delta S in chemical reaction at constant temperature क्या होगा? AA plus BNB gives out CNC है ना? तो डेल्टा आर एस क्या होगा? प्रोडक्ट माइनस म्यू आर एस एम आर, ऐसे होगा. डेल्टा एस इन केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हो गया म्यू पी एस एम पी माइनस म्यू आर एस एम आर, ऐसे हो गया. हाँ, अब ये क्या हो गया? ये कोएफिशिएंट हो गया. म्यू वन म्यू पी जो मैं लिख रहा हूँ ना, कोएफिशिएंट हो गया. ए बी बी, इस तरह से ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो जाएगा. तो प्रोडक्ट का मोल कितना हो गया? सी इंटू ये हो गया प्रोडक्ट है सी. और ये इसको लिखूंगा तभी क्लियर होगा, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा. ऐसे एक फॉर्म मैंने लिखा सबके इससे मल्टीप्लाई करके. जैसे कि इक्वेशन में लिख के दिखाता हूँ. ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मेशन के टर्म में. जैसे ये प्रोडक्ट का हो गया, एफ फॉर फॉर्मेशन लिखेंगे. कौन सा कर रहा था? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस, ये सब टर्म थोड़े डिस्टर्ब करेंगे बट जैसे ही क्वेश्चन आएगा कुछ भी डिस्टर्ब नहीं. डेल्टा एस है बट ये भी फॉर्मेशन, डेल्टा एस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट. ये आर फॉर रिएक्शन, आर क्या है? रिएक्शन. ये जब मैं पी लिख रहा हूँ, पी फॉर प्रोडक्ट और कैपिटल आर लिखा, तो ये रिएक्टेंट. ये क्या हो गया? कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स. और ये कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट. एसएम तो मोलर एंट्रोपी था, और डेल्टा एफ एस जो होगा, ये होगा एंट्रोपी चेंज इन, एंट्रोपी चेंज इन फॉर्मेशन रिएक्शन. अब फॉर्मेशन रिएक्शन क्या हो दिखाना पड़ेगा. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक कंसेप्ट आएगा अभी, और इसको सिंपली लिख सकते हो एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन. फॉर्मेशन मतलब किसी चीज को फॉर्म करना है तो उसका इक्वेशन लिखना होगा. जैसे बेंजीन हो गया, C6H6 लिक्विड. इसके लिए फॉर्म करने के लिए तुम्हें कार्बन लेना होगा, है ना, सॉलिड ग्रेफाइट, और 3H2 गैस लेना होगा. ये है फॉर्मेशन इसको इक्वेशन, इसको फॉर्म करने के लिए हुआ. व्हाट इज आर डिनोट अभी बता दिया. स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्फिडेंस इज म्यू वैल्यू इज द कोएफिशिएंट. हाँ, कोएफिशिएंट है. एग्जांपल दो. अच्छा, एग्जांपल तो बताया अभी, फिर समझ में आएगा. ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जैसा ही है. अच्छा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थोड़ा बताया था ना, वही है. हाँ, तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वेशन के लिए ऐसा किया. फिर ये फॉर्मेशन जैसा मिल रहा है. ये फॉर्मेशन हो गया तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऐसा आ गया. अब डेल्टा आर एस जो गिवन होगा इक्वेशन, उसके लिए क्या होगा? यहाँ पे कोएफिशिएंट से था. ये चीज क्या था? ये कोएफिशिएंट इनटू दिस ना. यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सी इंटू एस एम. ये क्या हो जाएगा? सी इंटू वॉट. यहाँ पे ये क्या है? ये है ना. हाँ, एंट्रोपी ऑफ एम फॉर मोलर सी, माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना था ना. ये प्रोडक्ट हो गया. अब ये रिएक्टेंट करना है यहाँ पे, ये वाला पार्ट ये करना होगा ना. माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कितना होगा? कोएफिशिएंट ए है ना, स्मॉल ए और स्मॉल बी है ना. ए इंटू एंट्रोपी ऑफ ए प्लस बी इंटू एंट्रोपी ऑफ बी.
ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो गया, सोच लो अभी क्लियर हो गया होगा सर किसी भी रिएक्शन का। यहाँ पे डी प्लस डी रहता था, यहाँ पे भी नीचे में क्या आ जाता है, यहाँ पे डी प्लस डी आ जाता, बट यहाँ पे क्या है, हाँ इंथाल्पी जैसा ही दोनों से प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, मोलर एंट्रोपी विल बी गिवन, सिर्फ तुम्हें माइनस करना है। ये सब अभी डेरिवेशन ही चल रहा है, कैसे ऐसा जो आएगा गिवन वो अलग आएगा, क्वेश्चन सब अलग आएंगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं, ये सिर्फ डेरिवेशन है, क्या क्या है थियरी है सब, इससे उतना कुछ नहीं आने वाला है, आएगा तुम्हें मेन क्वेश्चंस वो आगे आएगा सब, बट वहां तक पहुंचे तो इसका डेल्टा आर एस एक्चुअली डिफाइन क्या होगा, कई जगह आएगा चेंज इन एंट्रोपी, और तुम्हें समझ ही में नहीं आया कि चेंज इन एंट्रोपी का मतलब क्या है, उसके लिए सब हो रहा है। तो चेंज इन एंट्रोपी यहाँ पर क्या होगा, मान लो तुमने नॉट लिख दिया, नॉट मतलब स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी, तो होगा एस नॉट एम, किसका लेना होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कोएफिशिएंट तो 1 है वाटर का, हाँ तो नॉट फॉर स्टैंडर्ड स्टेट मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 प्रेशर जो रूम टेम्परेचर पे दिख रहा है। H2O लोगे, कौन सा सॉरी H2O लिक्विड है ना, माइनस व्हाट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ना, तो ये एस नॉट एम H2 गैस ले लो प्लस व्हाट हाफ, इसका कोएफिशिएंट हाफ है ना, एस नॉट एम क्या होगा O2 गैस ले लो ऐसे, डेल्टा एफ एस नॉट स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन, तो डेल्टा आर एस नॉट कितना हो गया, डेल्टा एफ एस नॉट H2O लिक्विड, डेल्टा आर एस डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस नॉट H2O लिक्विड लिखें, क्योंकि दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ वाटर मतलब वाटर का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिक्विड, फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, H2O लिक्विड बनाना है तुम्हें, तो जो एलिमेंट वो लेकर आओ, एलिमेंट क्या हाइड्रोजन गैस लेकर आओ, O2 लेकर आओ, O2 कितना होगा, हाफ O2 गैस लेकर आओ, तो हो जाएगा ना, हाँ तो डेल्टा आर एस नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एलिमेंट है ना, तो वो दोनों का हम लोग जीरो मानते हैं, तो इसका किसका जीरो मान लिया गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कंसीडर्ड टू बी ये जीरो, मतलब एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स का जीरो मान लोगे तो बच्चा क्या, यही ना हो गया, स्टैंडर्ड स्टेट पे नॉट होगा, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब नॉट होगा, हाँ ओके, एक मिनट कुछ और डाउट है, रुको, बोथ इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज इट इज, हाँ नॉट लिखा हुआ है तो सब स्टैंडर्ड स्टेट है, why are not we taking SM या S नॉट, कोई और टेम्परेचर पे ले लो, मैं 25 डिग्री 180 पे बोल रहा हूँ, तुम 35 डिग्री पे लोगे तो SM लिख देना, 45 डिग्री पे लोगे SM लिख दो, स्टैंडर्ड मतलब हम लोग का स्टैंडर्ड स्टेट नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे कोई भी टेम्परेचर चलता है बट नॉर्मली 25 लेते हैं, और प्रेशर 1 बार, किसी और कंडीशन पे जाओगे तो सिर्फ SM कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ, हाँ एंट्रोपी और एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी जीरो, हाँ आदित्य बोलो बताओ, हाँ सर, मुझे पूछना था कि मतलब कोई भी रिएक्शन होगा
उसमें अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक कंपाउंड फॉर्म करते तो उसमें हम सिर्फ जो डेल्टा एस नॉट आर है वो हम सिर्फ कंपाउंड का डेल्टा एस नॉट लेंगे ना, फॉर्म कंपाउंड का। हाँ, कोई रिएक्शन ऐसे, मान लो एल्कीन प्लस H2 गिव्स आउट एल्केन, तो तुम्हें डेल्टा एस निकालना था, एल्केन का डेल्टा एस माइनस एल्कीन माइनस हाइड्रोजन का है डेल्टा एस, ऐसे करोगे सारे कंपाउंड का, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है तुम्हें। और अगर रिएक्टेंट एलिमेंट रहेगा तो फिर उसको इग्नोर कर देना। हाँ, उसको जीरो करो, द एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स आर ओके, कंसीडर्ड टू बी जीरो। ठीक। ओके, entropy of formation of elements is considered to be zero। elements मतलब H2O2 N2 सोडियम मैग्नीशियम ये सब का। when we are doing formation we take entropy of reactant as zero। नहीं, entropy of reactants नहीं, elements। elements मतलब सोडियम मैग्नीशियम P4 S8 O2, कार्बन में जो मोर स्टेबल हो वो, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन हो जो मोर स्टेबल हो, कार्बन ग्रेफाइट ऐसे, ये सब का जीरो एज्यूम किया गया। ओके, वेरिएशन ऑफ डेल्टा एस विथ टेम्परेचर, जैसे डेल्टा एस का वेरिएशन विद द टेम्परेचर तुम्हें याद होगा, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल टू व्हाट, याद है किसी को? एनजीईआरटी नहीं, किरचॉफ्स लॉ, डेल्टा H एट हायर टेम्परेचर माइनस डेल्टा H एट लोअर टेम्परेचर इक्वल टू व्हाट, डेल्टा C T2 माइनस T1 ना, ये इंटीग्रेशन आया था। नहीं, मैं वो फॉर्म बोल रहा हूँ। अच्छा, तुम लोग इससे भी होगा, डेल्टा H में बोल रहा था किरचॉफ्स इक्वेशन T2 माइनस T1, उस पर आया होगा क्वेश्चन, डेल्टा CP T2 माइनस T1 ये था ना, और डेल्टा CP मान लो वेरिएशन कर रहा है तो ये dt इसका इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेट करना था या फिर इससे आया था किरचॉफ्स लॉ। अब डेल्टा एस पे भी सेम करना होगा हम लोग को, वही इंटीग्रेशन वही चीज। एक टेम्परेचर पर डेल्टा एस दिया हुआ है, मान लो 25 डिग्री पे दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड हो गया। अब 100 डिग्री पे पूछता है डेल्टा एस क्या होगा, तब कैसे करेंगे? तो फिर वही डेरिवेशन डी डेल्टा आर एस, चेंज इन एंट्रोपी आर फॉर रिएक्टेंट इक्वल टू डेल्टा आर, वही सीपीएम dt। ये क्या है, ये कहां से आया एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कैसे आएगा? हाँ, फ्रॉम डेल्टा एच dq इंटू dq बाई टी, हाँ q बाई टी, q इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा सीपी इंटू डी टी ना, हाँ, डेल्टा आर सीपीएम डी टी यही है ना, वह भी वही था डेल्टा एच, तभी है ना डेल्टा सीपीएम टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो गया तो डायरेक्ट T2 माइनस T1 आ गया था। और डेल्टा ई के लिए, मतलब इसके लिए कितना हो गया था, डेल्टा एच के लिए डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 लिख ही देता हूँ, याद आ जाएगा तुम लोग, होता है डेल्टा आर सी पी एम डी टी का इंटीग्रेशन, यही था ना। यदि ये कांस्टेंट है इसको बाहर ले लो, डेल्टा आर सी पी एम, ये T2 माइनस T1 यही आता ना, अदरवाइज इंटीग्रेट करना पड़ता इफ कांस्टेंट। और इसी तरह डेल्टा ई भी था, डेल्टा ई एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा ई एट T1, ये कितना हो गया था, डेल्टा आर सी वी आ गया था ना सीपी के जगह, सी वी एम T2 माइनस T1, इतना नहीं, यदि कांस्टेंट है तो। रिकॉल करो किरचॉफ्स इक्वेशन, वही है, उसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन था, इसमें यहाँ पे एक टी भी है, ये
इसमें क्या आ जा रहा है, एक यहाँ टी वाला भी पार्ट आ रहा है ना। हाँ हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट इफ डेल्टा आर CPM इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्या होगा, डेल्टा R S2 माइनस डेल्टा R S1 इक्वल टू डेल्टा R CPM ln T2/T1, ऐसे। हाँ, तो डेल्टा R S2 माइनस डेल्टा R S1 इक्वल टू डेल्टा CPM ln T2/T1 ऐसे जाएगा। Now if delta R CPM is temperature dependent, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है, फिर वही सब डेरिवेशन, डेल्टा CPM का वैल्यू मान लो कि A+BT हो गया, डेल्टा A प्लस डेल्टा BT मान लो, फिर इंटीग्रेट कर दो, वो वैल्यू दिया रहेगा, तो उसको क्या करना है, डेल्टा RSM है ना, डी डेल्टा RSM, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये कितना आ गया, डेल्टा A प्लस डेल्टा B इंटू T/T dt, जो भी फॉर्म दिया रहा है 2+3T 4T जो भी रहेगा, बस इसको इंटीग्रेट कर दो, हो जाएगा। तो इस पे भी इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। तो डेल्टा R S2 माइनस डेल्टा R S1 मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, तो ये फंक्शन ऐसा आ जाएगा, लॉन का फंक्शन आ जाएगा, डेल्टा N dt/T ln हो गया ना, ln मान लो ये टेम्परेचर इंटीग्रेट किया तुमने T1 से T2, तो ln T2 माइनस T1 प्लस डेल्टा B, ये T2 माइनस T1 यही हो जाएगा ना। हाँ, तो कुछ ऐसा फॉर्म दे तो इंटीग्रेट करके देखना होगा, अब कैसा फॉर्म है उस पर डिपेंड करता है। अब ये फॉर्म डिपेंडेंट वाली बात होगी। अब डेल्टा S फॉर जनरल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द सब्सटेंस, ये भी बहुत इजी होगा, एक क्वेश्चन आएगा बहुत सिंपल वाला, जनरल हीटिंग या कूलिंग मतलब कोई केमिकल रिएक्शन की नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे गैस को तुमने हीट किया, आयरन को हीट किया, या आइस को हीट करके वेपर ले गए, फिजिकल चल जाएगा, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, फिजिकल फेज चेंज हो जा रहा, ये क्या हो गया, सॉलिड लिक्विड हो गया, एक क्वेश्चन इससे भी आ जाएगा, फिर वो इसमें क्या हो जाएगा, dq के वैल्यू कितना होता है, C इंटू dt, हीट कैपेसिटी इंटू दिस, हाँ, और ds का वैल्यू कितना हो गया, C मोलार लोगे dt बाई T, ds क्या था, मोलर इंट्रोपी चेंज, मोलर इंट्रोपी चेंज करोगे तो dq का वैल्यू Cm इंटू dt आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा और एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्या डिफरेंस आएगा, Cm एक बार CPM हो जाएगा और एक CVM हो जाएगा, बस वही डिफरेंस आएगा। तो दो अलग अलग कर दें, यहाँ भी जैसे वहां डेल्टा H और डेल्टा E था, यहाँ जो मैंने लिखा ये ds इक्वल टू क्या लिखा था अभी, Cm dt/T ये लिखा था ना। अब फर्स्ट केस हो जाए एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, DSM विल बी CPM dt/T, सेकंड हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हो जाएगा DSM का वैल्यू CVM dt/T,
सीपीएम सीबीएम ये आएगा ना। फॉर सॉलिड लिक्विड क्या होता है, सॉलिड लो चाहे लिक्विड लो, उसको सीपी सीबी इक्वल टू सीबी प्लस आर नहीं होता, उसका सबका सेम ही होता है, सीएमए इक्वल टू सीपी इक्वल टू सीबी, क्योंकि वॉल्यूम उतना चेंज होता ही नहीं है, सीपी सीबी सब एक जैसा होता है। ये तो 1 मोल के लिए था। फॉर एन मोल क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एन मोल्स ऑफ सब्सटेंस होगा तो उतना टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा हम लोग का, क्यू का वैल्यू एनसीबी डीटी होगा, तो डीएस का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा एन सीवीएम dt बाई टी, इसका इंटीग्रेशन जाएगा ना फिर। सीवीएम क्यों लिखा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो सी की जगह सीवीएम लिखा, तो ये आ जाएगा एनसीवीएम और ये हो जाएगा ln/T2/T1। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें। डेल्टा एस का वैल्यू यदि बोले, ये सब वैल्यू दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, सीवीएम रहेगा, टेम्परेचर दिया रहेगा, बस तुम्हें बस वैल्यू पुट करना है, फॉर्मूला याद आना चाहिए। फॉर्मूला तब याद आ जाएगा जब बुकलेट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नहीं होगा बैक रेफर करोगे, याद आ जाएगा। लेकिन सीवी लिख सकते हैं ना, सीबली। सीबली मतलब क्या लिख रहे हो, सर भी, सी, सी भी लिख सकते हैं ना, हाँ। हाँ सी मतलब कितना हो जाएगा फिर वो, सी जनरल रिएक्शन का हो गया। अब सी तुम्हारा क्या हो सकता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है सीपी, हर रिएक्शन का अपना सी होता है ना। सी एक्चुअली है क्या, सी इंटू डी इक्वल टू क्यू ना। इस पे कंफ्यूजन आ रहा है क्या, सी और सीपी, देखो याद दिला देता हूँ क्या था। हाँ, जब ये एक रिएक्शन होगा, जैसे यहाँ से मान लो यहाँ तक जाना है, ए से बी तक, तो जाने का अलग अलग वे होगा। किसी ने ऐसे हिट किया, किसी ने यहाँ से हिट किया, किसी ने ऐसे हिट किया, किसी ने ऐसे हिट किया, रिवर्सिबल प्रोसेस है। किसमें हीट डन ज्यादा होगा, वर्क डन ज्यादा किसमें है, रिवर्सिबल प्रोसेस। W इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, तो डेल्टा ई निकालें हम लोग तो कितना होगा, एनसीडीटी, एनसीएमडीटी, यही होगा ना। किसका सीएम ज्यादा होगा, प्रोसेस 1 2 3 4 5, सी किसका ज्यादा होगा, क्यू लिखो, डेल्टा ही गलत कर रहा हूं मैं, तो तुम लोग को कंफ्यूजन होगा। क्यू इक्वल टू एनसीएमडीटी, हाँ फिफ्थ का ज्यादा होगा, कई लोगों को क्लियर है, वेरी गुड। आदित्य, आर्यन, सोहम, अनुष्का, अक्षत, हाँ फिफ्थ का ज्यादा होगा। हाँ क्योंकि उसमें क्यू ज्यादा लग गया। क्यू ज्यादा क्यों लग गया, क्योंकि ए से बी तक गया, इंटरनल एनर्जी में सेम तो सबका सेम है, सबका डेल्टा ई ऑफ 1 इक्वल टू डेल्टा ई ऑफ 2 डेल्टा ई ऑफ 3, ऐसा हो गया ना। इंटरनल एनर्जी में सेम तो सबका सेम है, वो कितना होगा, एनसीवीएम डेल्टा टी, तो डेल्टा टी तो सेम ही है। तो हीट ज्यादा किसको दोगे, जो ज्यादा वर्क डन करते जा रहा है, जो ज्यादा वेस्ट कर रहा है। तो फिफ्थ वाले ने ज्यादा वेस्ट किया तो उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तब पहुंचेगा वो। हाँ, तो Q5 ग्रेटर देन Q4 देन Q3 देन Q2 देन Q1, मतलब C5 ग्रेटर देन C4 देन C3 देन C2 देन C1। ये हीट, ये था हीट कैपेसिटी, क्लियर ना। वो प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई गया था, उसको सीवी लिखोगे, कांस्टेंट प्रेशर पे गया था सीपी लिख रहे हो, कोई और प्रोसेस पे गया तो उसका कोई नेम नहीं, C1 C2 C3 कुछ भी लिखो। ओके, तो वही यहाँ पे दिया हुआ था कि कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो ऐसे करेंगे। नाउ डेल्टा एस का वैल्यू लिख दिया, डेल्टा एस फॉर
हाँ, अब मेन पार्ट आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आएगा ये कैसे। एल एन टी वन बाई टी टू इन द इक्वेशन, उसको इंटीग्रेट करो, डी टी बाई टी क्या हो गया, एल एन टी ना। अच्छा अभी यहाँ पे फिर से आ रहा हूँ, इस प्रोसेस में अभी फिर से आ रहा हूँ, डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन एल एन टी था, फिर इंटीग्रेट करोगे तो टी वन बाई टी टू आ जाता है, तो फिर यहाँ पे आएगा तो फिर पूछना, इंटीग्रेशन नहीं याद है तो डेल्टा एस। अच्छा समझ में आ गया, ओके। फॉर एन आइडियल गैस, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जिससे क्वेश्चन आते रहेंगे, है ना। इससे पहले वाले में एक क्वेश्चन या फिर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गए तो, बट न्यूमेरिकल ही आते, कंसेप्चुअल कहाँ आते, थोड़े बहुत आते हैं, बट जो आएंगे ना तो जल्दी होंगे नहीं। डेल्टा एस ऑफ एन आइडियल गैस इन रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में सबका डेफिनेट फॉर्मूला जो फिजिक्स में होगा वही फॉर्मूला सब इधर भी आ जाता है। हाँ, तो जैसे डी यू इक्वल टू होता है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी इंटू डी एस, डी क्यू क्या था, टी डी एस था ना, डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी, रिवर्सिबल में तो डायरेक्ट इक्वल था ना। हाँ, और डब्ल्यू कितना हो गया, वर्क डन माइनस पी डीवी, यही था ना, तो डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डीवी ऐसे लिख सकते हैं। नाउ डी एस का जो वैल्यू होगा वो होगा डी यू बाई टी प्लस पी डीवी बाई टी, डी एस जो हो गया एन सी वी एम डी टी बाई टी, प्लस यहाँ पे पी डीवी जो हो गया, तो पी बाई पी को क्या लिख सकते हो, एन आर टी बाई वी, एन आर टी बाई वी, और ये डीवी बाई टी था, यहाँ से क्या हो जाएगा, टी तो कैंसिल हो गया, ये टी कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, एन आर वी वाला टर्म आ गया ना, तो डी एस जो आ जाएगा, डी एस का जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो ये बच गया एन सी वी एम डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन, और ये बच गया एन आर डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन। बस ये सिंपली इंटीग्रेशन बच गया। अब क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट है ना, इससे डेल्टा एस आ गया। अब इफ सीवीएम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, जैसे सीवीएम का वैल्यू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर हो गया, तो इसको काम करो, इसको उधर ही रहने दो, हाँ तब इसको ऐसे ही करने दो, तो इंटीग्रल के अंदर रह जाएगा वो, इसी में करेंगे, सीवीएम कांस्टेंट रहेगा तो बाहर कर देंगे, एल एन टी टू बाई टी वन आएगा, और सीवीएम टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो ये भी इंटीग्रेशन के अंदर चला गया फिर, राइट। तो अब ये सब इंटीग्रेशन तुम लोग को मालूम चल रहा है क्या करोगे, हाँ तो फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, एन हो गया, सीवीएम का वैल्यू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर बाई टी इंटू डी टी, अब इसका इंटीग्रेट करते रहना टी वन से टी टू, और ये एन आर डीवी बाई वी, इसका इंटीग्रेशन, बट यदि इंटीग्रेशन सीवीएम इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए, कांस्टेंट आ जाता है, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन, और वो एन आर एल एन वी टू बाई वी वन हो गया, इसमें क्या हो गया, इफ सीवीएम ऑफ एन आइडियल गैस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट सॉरी, इंडिपेंडेंट, तब क्या होगा, फ्रॉम टी वन टू टी टू, इंडिपेंडेंट होगा तो उसको बाहर कर दो, डेल्टा एस का वैल्यू, एन सी वी एम, ये क्या होगा, डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन, और ये हो गया एन आर एल एन, एल एन तो बाद में डीवी बाई डी वी का इंटीग्रेशन लिख देता हूँ, डीवी बाई वी,
इसको टेम्परेचर T1 से T2 करोगे, ये V1 से V2 होगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाता है NCVM ln T और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln T2 माइनस ln T1 मतलब ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1। ये मेन हो गया। इस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला, इससे सब होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे होंगे। मान लो प्रोसेस आइसोथर्मल है, तब क्या आ जाएगा, T1 इक्वल टू T2 कर दो, T1 इक्वल टू T2 करोगे तो क्या बच जाएगा वो, NRLN V2 बाई V1 बच गया, यही बचा ना। हाँ एक ही बात है, कहीं किसी भी तरह से डिराइव करो आ जाएगा वो, बात तो वहीं पर आ रहे हो ना फिर। हाँ ds इक्वल टू dq प्लस t लिखो, dq ही d क्या हो गया, ncv dt, वही तो किया है ना मैंने, ncv dt और हो गया माइनस pdv, इंटीग्रेट कर दो आ गया। जरूरत पड़ने पे भी इंटीग्रेट करके ये फॉर्म आ जाएगा, इतना प्रैक्टिस होना पड़े कि जरूरत करने पे ये इंटीग्रेट करते फॉर्म आ जाए, इसका डेरिवेशन याद हो जाए। इसका डेरिवेशन भी याद कर लेना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक गैस है 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, उसको 5 लीटर से 10 लीटर तक ले गए, तो व्हाट विल बी चेंज इन एंट्रोपी इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी फॉर्मूला में T1 इक्वल टू T2 कर दो, राइट। तो क्या बच जाएगा, NRln V2 बाई V1, सब वैल्यू दिया रहेगा, कर देना। वो पूछेगा इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 केल्विन, सॉरी 300 केल्विन से 1200 केल्विन। तो आइसोकोरिक है तो V1 इक्वल टू V2 कर दोगे। हाँ ln1 इक्वल टू 0, तो V1 इक्वल टू V2 मतलब राइट वाला टर्म खत्म हो गया, सिर्फ NCV ln T2 बाई T1 बच जाएगा। आइसोबारिक पूछे तो उसके लिए एक फॉर्म निकालते हैं हम लोग, इसी फॉर्म को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, होता क्या है P1, अनदर फॉर्म इसका लिख रहे हैं हम लोग, अनदर फॉर्म क्या हो गया, डेल्टा एस इक्वल टू, पहले तो फॉर्म लिख लें। देखो ये याद रखना, CV था V था तो V के फॉर्म में, P लिखोगे ना तो P के टर्म में आएगा, P के टर्म में क्या आ जाएगा, T2 बाई T1 तो वही आएगा, अभी डिराइव करेंगे तो मालूम चलेगा। हाँ, तो ये NCV ln T2 बाई T1 तो वही आएगा, प्लस अब ये NRln P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो V2 बाई V1 इक्वल टू बिकम्स इक्वल टू P1 बाई P2, ऐसे। ये इसी से डिराइव होकर आएगा, कैसे, एक छोटा सा डेरिवेशन से। ये फॉर्म भी याद होना चाहिए तुम्हें, है ना, इस फॉर्म को भी याद करो। हाँ तो ये डेरिवेशन कैसे होगा, हाँ हुआ क्या कि V2 बाई V1 को तुम लिख सकते हो, अच्छा इसमें कई फॉर्म आ गए, कैसे आ गया कि P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, उसी को बस पुट किया मैंने। ये कितना हो जाएगा, V2 बाई V1 विल बी P1 बाई P2 इंटू T2 बाई T1, बस यही है ना। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो ऊपर वाले में, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस विल बी NCVM NCVM ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1 को क्या लिखेंगे, P1 बाई P2 इंटू T2 बाई T1, ऐसे लिख सकते हैं ना V2 बाई V1 को। अब बताओ क्या होगा, T2 बाई T1 को अलग करो थोड़ा,
अब P1 बाई P2 का अलग कर दो, ये आ गया n CVM ln T2 बाई T1 प्लस nr ln T2 बाई T1 प्लस nr ln P1 बाई P2, दोनों को अलग कर दिया। log a b इक्वल टू log a प्लस log b ना, तो log a ये P1 बाई P2 और T2 बाई T1 उसको अलग अलग किया। यहाँ क्या होगा, n ln T2 बाई T1 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा, CVM प्लस r, यहाँ nr ln P1 बाई P2, तो इससे ये वाला टर्म आ जा रहा है, ना। तो ये याद रखना कि जब तुम P लोगे तो ये P के टर्म में रहेगा, है ना, और यहाँ पे जब तुम V लोगे ये V के टर्म में आएगा। ये दो फॉर्म याद हो जाना चाहिए अच्छे से, इसमें सारे फॉर्म है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे बहुत क्वेश्चन होंगे, मेन क्वेश्चन इसी पे होंगे। तो आइसोथर्मल का क्या होगा, डेल्टा एस T1 इक्वल टू T2 कर दो तो ln1 मतलब 0, सिर्फ राइट वाला टर्म बच गया, nr ln V2 बाई V1 ले लो, या पहले ही सेकंड इक्वेशन से nr ln P1 बाई P2 ले लो। आइसोकोरिक है तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करो, V1 इक्वल टू V2 कर दो तो बचा गया NCB ln T2 बाई T1। आइसोबारिक है तो P1 इक्वल टू P2 कर दो तो बचेगा NCPM ln T2 बाई T1। यही रहेगा ना। तो CVM प्लस R के टर्म बाकी है, राइट, उसी को CPM कर दिया ना, CP इक्वल टू CB प्लस R, वही लिखा ना। हाँ, उसी को CPM कर दिया वहां पे ऊपर में, तो ये दो मेन इक्वेशन था, वो ये डेरिवेशन है, अंडरस्टूड, ठीक है। तब इसमें हम लोग लिख दें पहला हो गया आइसोथर्मल, इससे दो तीन क्वेश्चन आएंगे इस फॉर्म से, आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, तो जो हो जाएगा डेल्टा एस का वैल्यू nr ln V2 बाई V1, केवल एक टर्म बच गया, और दूसरा हो गया nr ln P1 बाई P2 भी लिख सकते हो, आपस में लिख सकते हो, क्यों, V2 बाई V1 को क्या लिख सकते हो, बॉयल्स लॉ तो एप्लीकेबल होगा, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो V2 बाई V1 इक्वल टू P1 बाई P2, यही है ना। आइसोकोरिक का, आइसोकोरिक हीटिंग या कूलिंग, उसका कितना होगा, डेल्टा एस इक्वल टू n CVM ln T2 बाई T1, ऐसे। आइसोकोरिक तो बता दिया ना, हाँ। आइसोबारिक, आइसोबारिक रहेगा तो क्या होगा, P1 इक्वल टू P2, तो दूसरा वाला इक्वेशन ले लो, डेल्टा एस का वैल्यू कितना आ गया था, डेल्टा एस का वैल्यू आ गया था n CPM वाला लो, ln P2 बाई P1 वाला वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ T2 बाई T1 बच गया। मेन जो इक्वेशन डिराइव किया उससे सब आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन भी इससे हो जाएंगे। नाउ आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन है, तो क्या क्या फॉर्म हो गया, अब थोड़ा डिटेल में देख लें हम लोग। डेल्टा एस निकालना तो आ गया, सिस्टम का क्या होगा, सराउंडिंग का क्या होगा, सबका क्या होगा वो देखते हैं, है ना। तो पहला हो गया रिवर्सिबल,
फर्स्ट रिवर्सिबल आइडियल गैस एक्सपेंशन, आइडियल गैस एक्सपेंशन। रिवर्सिबली मतलब आइडियल गैस को एक्सपेंड कर रहे हो, और आइसोथर्मल है वो प्रोसेस। कौन सा ले रहे हैं हम लोग? आइसोथर्मल। तब क्या होगा? डेल्टा एस सिस्टम कितना हो जाएगा? और ये डी क्यू बाई टी का इंटीग्रेशन, डेल्टा एस सिस्टम एंट्रोपी चेंज होगा। अभी तो यही किया ना, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन डिराइव किया ना ऊपर। आइसोथर्मल होगा तो क्या होगा? एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन था। एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन वाला टर्म जीरो होता है, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन बच जाएगा। तो डेल्टा सिस्टम यही होगा। और सिंस ये रिवर्सिबल है तो डेल्टा सिस्टम और डेल्टा सराउंडिंग मिला के जीरो होगा। तो सराउंडिंग का कितना लिख सकते हैं? ये दोनों मिलकर जीरो होगा, तो इसी का निगेटिव ना। हाँ, तो ये माइनस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन होगा। तो बस वो चालाकी यही करेगा ना, एक्सपेंशन देकर डेल्टा सिस्टम ना पूछ कर डेल्टा सराउंडिंग पूछ लेगा। तो तुम्हें मालूम है कि डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग दोनों मिलकर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, कि रिवर्सिबल है। डेल्टा टोटल रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या आया था? जीरो आया था ना। तो डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग मिलके जीरो। हाँ, तो फिर ऐसे कर दो, माइनस एन आर एल वी टू बाई वी वन। ओके, दूसरे में क्या हो गया? इरिवर्सिबल आइडियल गैस एक्सपेंशन। इरिवर्सिबल आइडियल गैस एक्सपेंशन हो गया। रिवर्सिबल का तो काम हो गया। डेल्टा सिस्टम याद है, एनआरएल एन वी टू बाई वी वन, और सराउंडिंग क्या होगा? उसी का माइनस डेल्टा टोटल जीरो। इरिवर्सिबल में डेल्टा टोटल जीरो होगा क्या? नहीं, ग्रेटर देन जीरो ना। राइट। और डेल्टा सिस्टम कितना होगा? डेल्टा सिस्टम याद करो कि ये जो था स्टेट फंक्शन था, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। तो तुम प्रोसेस को रिवर्सिबली ले गए कि रिवर्सिबली ले गए, उससे क्या फर्क पड़ता है? सेम रहेगा ना। हाँ, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वाले पार्ट हैं, राइट। तो जब हम लोग करेंगे फ्री एक्सपेंशन, मतलब कंफ्यूजिंग वाले पार्ट है, कहीं कहीं आते हैं ना तो लगता है कि अरे कैसे होगा, इसको बार बार नोट्स रिवाइज करना याद हो जाएगा। फ्री एक्सपेंशन तो पी एक्सटर्नल के जीरो था। तो सब चीज मैंने बोला था फ्री एक्सपेंशन, फ्री का मार्क्स है, सब कुछ जीरो, डेल्टा एस डेल्टा ई क्यू डब्ल्यू। बट डेल्टा एस सिस्टम का चेंज होगा, वो तो एक्सपैंड किया ना, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन तो होगा ना एक्सपैंड करने पे। आइसोथर्मल प्रोसेस में रिवर्सिबल में भी एनआरएलएन वी टू बाई वी वन आया था, इरिवर्सिबल में भी होगा। प्रोसेस कहीं कैसे भी ले जाओ, एनआरएलएन वी टू बाई वी वन। आइसोथर्मल है ना, बस हो गया। जबकि डेल्टा सिस्टम है और डेल्टा सराउंडिंग करें तो डेल्टा सिस्टम और डेल्टा सराउंडिंग मिलकर जीरो नहीं है। ये माइनस क्यू बाई टी करोगे, यही होगा ना। तो ये हीट तो दिया ही नहीं, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ये टर्म ही जीरो था, याद है ना, क्यू डब्ल्यू ई सब जीरो है। ओवरऑल इसका क्या होगा? जीरो। और तुम्हें मालूम है फ्री एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, मतलब थर्मोफ्लास्क लो, उसमें गैस डाल दो और उसको धीरे धीरे एक्सपेंड होने दो, वैक्यूम बाहर वैक्यूम क्रिएट कर दो। जब वैक्यूम क्रिएट करो तो डेल्टा सराउंडिंग जीरो रह जाएगा। बट डेल्टा टोटल क्या होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो ना। तो देखो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, एनआरएल एन वी टू बाई वी वन प्लस उसका क्या था, इसका जीरो था। तो ओवरऑल इट इज व्हाट, ग्रेटर देन जीरो ना। इरिवर्सिबल में ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। अब बी जो हो गया एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं हम लोग, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। हाँ, हाँ अनुष्का बोल। हाँ बताओ। सर मुझे ये डाउट था कि डेल्टा सराउंडिंग जीरो कैसे होगा? डेल्टा सराउंडिंग के लिए क्यू बाई टी चाहिए। सराउंडिंग ने कोई हीट दिया क्या उसको?
नहीं। क्यू डब्ल्यू ई तीनों जीरो था ना? हाँ हाँ। हाँ, तो क्यू का तो टर्म ही नहीं, वो जीरो हो गया। ओके। बस वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। थैंक यू सर। ओके, हाँ। अच्छे से याद करना है सब नोट्स। तो डेल्टा सिस्टम, अगेन इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पाथ डिपेंडेंट था ही नहीं, स्टेट डिपेंडेंट है। तो डेल्टा अगेन सेम आएगा, कितना आ जाएगा? एनआर एल एन वी टू बाई वी वन, एनआर एल एन वी टू बाई वी वन। अब सोचो कि डेल्टा सराउंडिंग क्या होगा, 1 मिनट सोच के बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग। जीरो होगा? नहीं, क्यू चेंज होगा। अरे यदि गैस एक्सपैंड हो रहा है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो गैस तो वर्क कर रहा है, फिर भी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी वर्क करने के लिए? एट द कॉस्ट ऑफ हीट, जो हीट अंदर आएगा। इसमें तो हीट अंदर आया ना। हाँ, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। हाँ, तो फिर इसको इंटीग्रेट करोगे, फिर यहाँ पे डीएस का वैल्यू कितना होता है? डी क्यू बाई टी ना। हाँ, तो ये हो गया माइनस डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, सराउंडिंग का जो हो गया। तो ये डब्ल्यू रिवर्सिबल बाई टी कर सकते हो, और डब्ल्यू रिवर्सिबल होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी बाई टी, इससे आएगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट आएगा, इससे आ जाएगा। वर्क डन निकालो, बाई टी कर दो, आ जाएगा डेल्टा सराउंडिंग। डेल्टा सिस्टम क्यू रिवर्सिबल बाई टी, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। वही डेल्टा सराउंडिंग माइनस क्यू रिवर्सिबल हो गया, जो हीट उसके अंदर आया माइनस क्यू ना, तो माइनस क्यू कितना हो जाएगा? डब्ल्यू ना। सिस्टम के लिए क्यू बाई टी, और सराउंडिंग के लिए माइनस क्यू बाई टी। सराउंडिंग मतलब क्यू मान लो कि अंदर आ रहा है, वो कर रहे हो ना, उसी का नेगेटिव ना, तो माइनस क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। इसके लिए क्या था? डेल इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ना, ये यही जीरो था, ये जीरो था ना, तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू की जगह डब्ल्यू लिख दिया। ये क्या होगा ओवरऑल? ये दोनों ऐड करके जीरो होगा। यहाँ पे डेल्टा एस टोटल कितना आएगा? ऐड करके देखोगे तो ये ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। ओके, अब इस पे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों लेके देखते हैं आइसोथर्मल में। मान लो कि ये टी था, क्या हो गया? थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। एक्सपेंशन कर रहे हो, एक्सपेंशन करोगे तो ये अब चला गया ऐसा इधर। अभी ये P2 V2 पे है, इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन, और ये था P1 V1। तो रिवर्सिबली इधर इधर से इधर ले जाओ, रिवर्सिबल प्रोसेस, और एक बार इरिवर्सिबल ले जाओ। वर्क डन इज मैक्सिमम इन द रिवर्सिबल प्रोसेस, यही था ना, बाय द गैस। और एक्सपेंशन में इरिवर्सिबल वर्क डन कम आता था, विद द साइन हमेशा ज्यादा था इरिवर्सिबल वर्क डन। यहाँ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होगा। डेल्टा एस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। रिवर्सिबल ले जाओ चाहे इरिवर्सिबल ले लो, क्यों? एस क्या है? स्टेट फंक्शन। अब dq रिवर्सिबल बाई टी नॉट इक्वल टू dq इरिवर्सिबल बाई टी, दोनों में वर्क डन अलग अलग होगा। सोचो किसमें हीट ज्यादा देना होगा तुम्हें,
रिवर्सिबल में हीट ज्यादा दोगे कि इरिवर्सिबल में? हाँ बोलो अनुष्का। सर आपने पिछले पेज में माइनस डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी लिखा था, पर हम तो इरिवर्सिबल आइडियल गैस एक्सपेंशन कर रहे हैं ना सर। हाँ बट डेल्टा एस डिफाइंड ही हुआ था डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी के लिए, ओके। तो उसके लिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो डेल्टा एस ग्रेटर देन डी क्यू था ना, हाँ प्रोसेस रिवर्सिबल जा रहा है ना, तो हाँ हाँ। रिवर्सिबली जो तुमने हीट दिया ना उसी का उल्टा लिखा माइनस क्यू रिवर्सिबल। ओके। समझ में आया ना, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसका क्यू ग्रेटर देन जीरो आता है, तो कैसे निकालोगे? तो हाँ सिस्टम में ओके। क्यू क्या गया उसका उल्टा कर दो। Okay. हाँ अभी क्या लिखेंगे, किसमें ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तो रिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा होता है, हाँ तो उसको हीट ज्यादा दोगे, उसको वर्क भी तो उतना ही करना है ना, ओवरऑल कुछ भी स्टोर होना जाना नहीं है उसके पास, क्यों इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो आएगा, तो हीट तो थोड़ा भी स्टोर नहीं हो रहा उसको, बट जो तुम हीट दोगे उसको वेस्ट करना है, वो वर्क डन करेगा, तो रिवर्सिबल में ज्यादा वर्क डन करेगा तो ज्यादा हीट दो, इरिवर्सिबल में कम हीट देना होगा। तो ये डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी नहीं होगा इसमें। और अब डेल्टा एस, हम लोग टोटल की बात करें तो क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो हो गया माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू इरिवर्सिबल बाई टी विच विल बी ग्रेटर देन जीरो। रिवर्सिबल वर्क डन बाई द गैस ग्रेटर होता है, और सिंस ये एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये दोनों निगेटिव है, रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, बट रिवर्सिबल ज्यादा बड़ा होगा एरिया अंडर कर्व, तो वो ओवरऑल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल में तो एक बड़ा क्वांटिटी आ गया ना, मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू रिवर्सिबल इज मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू इरिवर्सिबल ना, ऐसे है ना, डब्ल्यू रिवर्सिबल है क्या, एक निगेटिव क्वांटिटी, निगेटिव एज एक्सपेंशन, दोनों एक्सपेंशन हो गया, तो डब्ल्यू रिवर्सिबल निगेटिव है बट बड़ा निगेटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, तो डेल्टा एस सोचो आया ना ग्रेटर देन जीरो। ये क्लियर हुआ सबको अभी, डेल्टा एस का ये पार्ट? ओके, जो भी बुक होगा थियरी बुक उससे एक बार पढ़ना, अच्छा लगेगा तुम्हें। माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल विल बी, हाँ माइनस ऑफ माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल था, डब्ल्यू रिवर्सिबल इटसेल्फ अ निगेटिव क्वांटिटी है, एक्सपेंशन में वर्क डन निगेटिव आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यस, नाउ एडियाबैटिक आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन, एडियाबैटिक आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन, तो पहला हो गया रिवर्सिबल, इसमें हो गया डेल्टा एस सिस्टम, तो ये एक एडियाबैटिक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ भी जीरो नहीं हो रहा है, पूरा फॉर्मूला लिखना होगा, एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन, टेम्परेचर भी चेंज होता है, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, वॉल्यूम भी चेंज होता है, बाकी समय कुछ ना कुछ जीरो था, आइसोथर्मल में टी वन टी टू, आइसोकोरिक में वी वन वी टू इक्वल था, आइसोबारिक में पी वन पी टू था, ऐसे हो गया ना, एन सी बी एम एल एन टी टू बाई टी वन, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। अब ये वैल्यू कितना आएगा, सिस्टम का ये जो वैल्यू आएगा ना जीरो आएगा, मतलब ये दोनों मिलके एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, एन सी बी एम एल एन टी टू बाई टी वन और एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, वो दोनों मिलके एक दूसरे को जीरो कर देंगे, क्यों, डीक्यू रिवर्सिबल ही जीरो है, वही जीरो है तो ओवरऑल जीरो आना था ना, डेल्टा सिस्टम कितना होगा, वो जब तुम डीक्यू रिवर्सिबल बाई टी करके इंटीग्रेट करोगे तभी ये जीरो हो गया।
हाँ, नो हीट ट्रांसफर, तो सिस्टम का तो डायरेक्ट जीरो हो गया। ओके, अब सराउंडिंग का क्या होगा? उसको हीट मिला क्या कहीं से? नहीं, वो तो आया ही नहीं ना। हाँ, तो ये भी जीरो हो गया, तो डेल्टा एस टोटल कितना हो गया फिर? वो भी जीरो। रिवर्सिबल में सब जीरो होना ही था, मतलब टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर जीरो होना था। तो डेल्टा एस सिस्टम का ही जीरो है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग का भी जीरो होगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अब अगेन ये दो पार्ट लेते हैं, इरिवर्सिबल। इसमें भी दो पार्ट है, एक है फ्री एक्सपेंशन और एक कांस्टेंट अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, यही है ना? तो फ्री एक्सपेंशन करोगे तो डेल्टा एस क्या होगा, बता सकते हो? जीरो, राइट। हाँ, वो तो बाहर से हीट आया ही नहीं सराउंडिंग से, तो डेल्टा एस सिस्टम का जीरो होगा? नहीं होगा, सराउंडिंग का जीरो होगा। सराउंडिंग हीट नहीं दिया कुछ, सराउंडिंग ने हीट नहीं दिया, बट ये तो उस स्टेट से इंडिपेंडेंट एक्सपैंड तो हुआ ही हुआ ना। फ्री एक्सपेंशन में सब जीरो है, क्यू जीरो है, डब्ल्यू जीरो है, डेल्टा ई जीरो है, सब जीरो है ना? डेल्टा एच जीरो, ये चारों क्वांटिटी जीरो। बट डेल्टा एच सिस्टम जीरो नहीं होता है, क्योंकि वो एन सी बी एल एन बी टू बाई बी वन आएगा ही। इंट्रोपी गैस की बढ़ी है, वो गैस एक्सपैंड किया, उसको ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है एक्सपैंड करने के लिए, रैंडमनेस उसकी बढ़ गई है, तो एनसीबी एल एन वी टू बाई वी वन होना ही था, एनआर एल एन वी टू बाई वी वन। तो ये चीज एनआर एल एन वी टू बाई वी वन, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फ्री एक्सपेंशन में तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है ना। फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल है कि एडियाबेटिक है, क्या मतलब है? वो तो एक पोजीशन में पहुंचा, एनआरएलएन वी टू बाई वी वन होगा। फ्री एक्सपेंशन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है, अच्छे से याद कर लेना, हर हालत में एनआरएलएन वी टू बाई वी वन। नोट्स जितने अच्छे से याद होंगे, क्वेश्चन उतने आराम से सॉल्व होंगे। नोट्स भी 3-4 बार पढ़ने होंगे, तब जाके याद आएगा सब। क्लियर हुआ सबको अभी? ये एनआरएलएन वी टू बाई वी वन ही होगा। हाँ, बट क्या सराउंडिंग ने कोई हीट दिया था क्या इसको? इसको किसी चीज के लिए हीट की जरूरत पड़ी? वॉली एडियाबेटिक है, कहां से अंदर जाएगा हीट? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वॉल एडियाबेटिक को तो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा ना, तो डेल्टा एस सराउंडिंग का जीरो। हाँ, और फ्री एक्सपेंशन तुम्हें मालूम है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा एस क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो आया ना अभी। तो फ्री एक्सपेंशन एडियाबेटिक हो चाहे आइसोथर्मल हो, एंड रिजल्ट दोनों का सेम ही है। डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी जीरो एंड डेल्टा एस टोटल विल बी ग्रेटर देन जीरो, यही होगा ना? ओके, अब इसमें भी एक पार्ट आ गया, वही एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर की बात करें हम लोग, तो कितना हो जाएगा डेल्टा एस का वैल्यू? डेल्टा एस सिस्टम वो तो जिस स्टेट तक पहुंचा वो तो लेना ही है, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। अब ये जीरो होगा क्या? जीरो हो सकता है। हाँ, इट विल बी ग्रेटर देन जीरो, वेरी गुड, अभी समझ में आ रहा है, तब तक तुम आराम से कर सकते हो तुम लोग। कोई आए? हाँ, 2 मिनट। अच्छा, 2 मिनट इसे सोचो, बाकी का थोड़ा सोच के रखो, तो सराउंडिंग का क्या करेंगे, सिस्टम सराउंडिंग का क्या होगा दोनों का। जस्ट मैं 2 मिनट आता हूँ।
ओके, सबने सोच लिया क्या होगा इसमें? सराउंडिंग विल बी जीरो ओनली। यस, सराउंडिंग बिल्कुल एनर्जी नहीं दे रहा, सिस्टम का ये जीरो नहीं होगा। विल बी जीरो, यस आदित्य, अनुष्का, तुम लोगों ने सही सोच लिया। दोनों ग्रेटर देन जीरो होंगे। सराउंडिंग का जीरो होगा, सराउंडिंग तो एनर्जी दे ही नहीं रहा है, बीच में जो वॉल है एडियाबेटिक हो जा ही नहीं रहा। यहाँ पे जो वो फॉर्मूला होता था ना कि एन सीबी में सीबी का वैल्यू आर बाई गामा माइनस वन रखोगे, यहाँ पे आर बाई गामा माइनस वन, फिर वो गामा माइनस को अंदर ले लो तो टी टू गामा माइनस वन इक्वल टू ये बी टू का फॉर्म में आके दोनों जीरो हो जाते थे। सीबी का वैल्यू आर बाई गामा माइनस वन करके इसको डिराइव करोगे तो ऐसा आ सकता है, जिससे मालूम चले कि दोनों मिलके जीरो हो गया। बट वो फॉर्मूला तो यहाँ वैलिड ही नहीं है, पीवी रेस टू गामा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे ये जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे इनफैक्ट क्या होगा, टेम्परेचर अलग अलग होगा, एनसीबी एल एन, यहाँ T2 था तो यहाँ T2 डैश आएगा, T2 डैश बाई T1 प्लस एनआर एल एन V2 बाई V1। रिवर्सिबल से थोड़ा अलग होगा, यहाँ पे T2 डैश करके आएगा, ये जो था ना ये T2 डैश आएगा, T1 नहीं आएगा। मतलब P1 V1 और T1 था, तुम रिवर्सिबली ले जाओगे, रिवर्सिबल ले गए, एक्सपैंड करोगे तो ये P2 डैश V2 और T2 आएगा ऐसे। फ्री एक्सपेंशन करोगे तो P1 V1 जो T1 था ये फाइनली P2 पे आके कहीं रुकेगा, गैस का प्रेशर वॉल्यूम V2 पे ले जाओगे, बट टेम्परेचर यहाँ पे अलग होगा, इससे ये दोनों में डिफरेंस होगा। वो T1 वो सेम T1 नहीं है, वो अलग आएगा फिर। इसको T1 डैश करो, T1 डैश, और वही P1 V1 और T1 इसको तुमने इरिवर्सिबल ले लिया, तो जो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर रखोगे उसके बराबर जाएगा P2 डैश, वॉल्यूम V2 ले गए, जिसका टेम्परेचर एकदम अलग होगा। ये टेम्परेचर देखो सबका अलग अलग आने वाला। एक्सपैंड करोगे तो एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, जिसमें जैसा वर्क डन वो कर रहा है उतना उसका इंटरनल एनर्जी कम ज्यादा होगा। तो कैसे निकालते हैं टेम्परेचर, तो उसका मैंने वैल्यू बताया था कि डेल्टा इज का वैल्यू Q प्लस डब्ल्यू था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आया भी होगा, अभी तो चेक ही नहीं कर पाया क्वेश्चन तुम लोग का। ये बताया था कि मैंने कि एनसीबीएम T2 माइनस T1 करना, मतलब T2 डैश माइनस T1 इसके अकॉर्डिंग इक्वल टू डब्ल्यू कर देना, डब्ल्यू का वैल्यू माइनस पी एक्सटर्नल आर, ये आ गया था T2 डैश बाई P2 माइनस T1 बाई P1। ऐसा एक एक्सप्रेशन आ गया था, पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, V2 को ऐसे लिखा मैंने, एन हट जाएगा अभी। इसीलिए डेल्टा एस जो सिस्टम का आएगा, ये जो वैल्यू आया है, दिस वैल्यू इज व्हाट, ये ग्रेटर देन जीरो आएगा। चलो क्लियर हो गया इतना? अभी जो बताया मैंने बहुत स्लोली बताया ताकि अच्छे से लर्न कर लेना सब। और वॉल्यूम तुम जितना एक्सपैंड करके ले जाओगे वहां तक गया, क्यों नहीं जीरो होगा ना? एडियाबेटिक प्रोसेस है तो सराउंडिंग का जीरो हुआ, क्यू तो आया ही नहीं, बट सिस्टम का एंट्रोपी तो बढ़ा ना, चेंज तो हुआ ना। सिस्टम का एंट्रोपी क्या होगा, क्यों बढ़ रहा है? तुम्हें मालूम चल रहा है डिसऑर्डरनेस तो बढ़ रहा है, एक्सपैंड तो कर ही रहे हो तुम, एक्सपैंड करोगे तो डिसऑर्डरनेस तो बढ़ना ही बढ़ना है ना। तो वही वैल्यू जब तुम इसमें पुट करोगे एनसीबीएलएन T2 बाई T1 माइनस एनसीबीएलएन T2 बाई T1 वो करोगे, इससे तुम्हें दिखेगा कि वो ग्रेटर आ रहा है तुम्हारा, मतलब क्वांटिटेटिव भी क्लियर होगा, क्वालिटेटिव तो डायरेक्ट क्लियर है, कोई भी चीज एक्सपैंड किया तो उसका एंट्रोपी तो बढ़ा ही हो, जैसा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस किया। तो फ्री एक्सपेंशन में एनआरएलएन V2 बाई V1, बट जब एडियाबेटिक था वो रिवर्सिबल था, जब कभी भी रिवर्स कर सकते हैं, तो दोनों ऐसे होंगे कि ओवरऑल जीरो हो गया एक्सपेंड होने के बाद। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब पीवी रेस टू एन, T2 डैश इन T2 की जगह T2 डैश क्यों कर रहे हैं हम लोग,
यही है ना। पहले में रिवर्सिबल में T2 मान लो और इरिवर्सिबल में T2 डैश। तो मैंने बताया था कि कौन सा ग्रेटर होगा। एक्सपैंड करना है तो एक्सपेंशन में वर्क डन कम होता है इरिवर्सिबल में, तो इरिवर्सिबल में वर्क डन कम होगा। तो मान लो कि थर्मोफ्लास्क लिया, पिस्टन डाल दिया, बाहर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, छोड़ दो तो पिस्टन धीरे धीरे ऊपर उठते जाएगा। हाँ, तो कौन सा ग्रेटर आ जाएगा? तो जो इरिवर्सिबल है उसमें वर्क डन कम होगा, तो उसका गैस कम ठंडा होगा, उसका एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी है ना। इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? थोड़ा कम होगा, मतलब वो थोड़ा ही कम होगा। रिवर्सिबल में वर्क डन बहुत करना पड़ गया उसे, तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर अलग होगा। इसलिए टेम्परेचर अलग अलग होंगे सब में, रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में, फ्री एक्सपेंशन। सब में टेम्परेचर अलग आएंगे ना। मतलब वही थर्मोफ्लास्क रखना, उसमें पिस्टन डाल दें, बाहर वैक्यूम रखा है तुमने, कि रिवर्सिबल ही ले गए कि इरिवर्सिबल ले गए, हर हालत में टेम्परेचर अलग अलग आएगा, क्योंकि वर्क डन अलग अलग आएगा। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा? ये तो हो गया। आइसो इंट्रोपिक, आइसो इंट्रोपिक और आइसेंट्रोपिक। आइसो मतलब सेम, इंट्रोपी या उसी को ओ हटा दो, सिर्फ दो वोवेल एक साथ नहीं रखना, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। दोनों सेम, इसका मतलब क्या हो गया? प्रोसेस इन विच व्हाट, ये सब समझ गए ना, तो यही सब टॉप रैंक में ले आते हैं। ये सब जल्दी सबको समझ में नहीं आता, उसको समझ में आएगा जो लगातार इमेजिन करेगा। और तुम इसमें गेन करोगे। इंडिया में हार्डली 1% बच्चे इसमें मार्क्स ले पाते हैं। 1% जो टॉप रैंक में रहते हैं वही होते हैं। जैसे अभी भी सीनियर वैसे बोलता हूँ, बोलते हैं सर यही पार्ट समझाओ, इंट्रॉपी वाला। अभी भी कल उनका यही रिवीजन करने वाला हूँ। उन्होंने बोला एंट्रोपी समझा दो सर। फिर से वो लोग का भी वही था, एंट्रोपी फिर से करा दो। तो हर बैच को इसमें प्रॉब्लम आता है, क्यों इसको बार बार रिवीजन करना होता है। बट जिसका इमेजिनेशन जितना अच्छा है, एनालिसिस जितना अच्छा, उतना स्ट्रांग होगा। ये हर बच्चे के अलग अलग पकड़ में आ गया ये टॉपिक। प्रोसेस इन विच एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम्स। और तुम्हें आईटीएन बनना तो एक एटीट्यूड हमेशा रखो, जो सबसे होता है वो तुमसे भी होगा, बट जो सबसे नहीं होता वो भी तुमसे होगा। जो टॉपिक सबके लिए टफ है, तुम्हें उसको इजी बनाना है, जिद पे लो। फिर देखो इजी बन जाएगा, बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, देखो अपने आप इजी हो जाएगा। तब तुम आईआईटी में जाते हो। आईआईटी में तब उनके रेस्पेक्ट में, अदर्स के रेस्पेक्ट में मार्क्स गेन करते हो। तो प्रोसेस इन विच एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो सब मार्क्स गेन करते हैं। मैथमेटिक्स में गेन करो, मैथमेटिक्स में वर्क हार्ड करो, वो रैंक डिसाइडर होता है फिर। मगर ये नहीं कि ये दोनों छोड़ के, ये दोनों छूट गया तब तो आईआईटी होता ही नहीं है, तब तो भूल जाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री वीक पड़ गया तो होगा ही नहीं, खास तौर पे केमिस्ट्री। ds इक्वल टू 0 और s इक्वल टू कांस्टेंट। प्रोसेस इन विच एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक हो गया। तो ये एग्जांपल कौन सा हो गया? रिवर्सिबल, एडियाबैटिक, आइडियल गैस एक्सपेंशन। आइडियल गैस प्रोसेस लिखो, या एक्सपेंशन, कंप्रेशन, जो भी लिखो। तो ये पार्ट कर दिया। अब यहां से आगे होता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, जो नोट्स में सब वही समझा रहा हूँ, है ना। द एंट्रोपी ऑफ अ perfect crystalline substance is zero. The entropy of pure perfect crystalline substance, क्रिस्टलाइन कौन सा है? जिसका डेफिनेट अरेंजमेंट हो, इज जीरो एट
0 केल्विन, 0 केल्विन पे 0 होता है। किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का, जैसे NaCl है, एक क्रिस्टल है, Na+Cl Na+Cl डेफिनेट अरेंजमेंट है, उसको 0 केल्विन पे ले जाओ तो सारा मोशन सीज हो जाएगा, Na+ थोड़ा भी वाइब्रेट नहीं करेगा। 0 केल्विन पे किसी को कोई एनर्जी नहीं रह जाएगी, क्योंकि एनर्जी F/2 nRT था, याद है ना, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ½ kT था, तो टेम्परेचर ही 0 हो गया तो वो 0 हो जाएगा। एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म, हाँ डायमंड भी है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, सब क्रिस्टलाइन फॉर्म आ जाता है उसका। एमोर्फस मतलब डेफिनेट इनडेफिनेट रहे, जैसे कोल हो गया, कोक हो गया, डायमंड, ग्रेफाइट सब क्रिस्टलाइन हो गया, एक डेफिनेट अरेंजमेंट है। हाँ 0 केल्विन पे परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का, जो बिल्कुल क्रिस्टलाइन है, मतलब डेफिनेट अरेंजमेंट है, इनडेफिनेट कुछ है भी नहीं, है ना, इनडेफिनेट कुछ है ही नहीं, तो 0 केल्विन पे रखोगे तो कोई भी एनर्जी नहीं उसे, तो डिसऑर्डरनेस कहां से आएगा, एनर्जी से ही डिसऑर्डरनेस है ना, थोड़ा भी हीट कर दो तो एनर्जी मिला, वाइब्रेट करने लगा, डिसऑर्डरनेस आ गया। एकदम 0 केल्विन पे रख के छोड़ दो, वो एंट्रोपी उसकी 0 हो गया। अब इसका यूज क्या आता है, इस पे एक क्वेश्चन बनेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें हम लोग, एक एक ऑब्जेक्टिव तो देंगे ही, मान लो क्रिस्टाइन सॉलिड, यही वाला क्वेश्चन देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला सम है, बार बार देते हैं, अवस्थी में भी सॉल्व किया होगा, अच्छे से कर लेना है, रट जाना एकदम। क्रिस्टाइन सॉलिड है मान लो एक्स सॉलिड, है ना, तो इसका DSM कितना आएगा, CPM सॉलिड dt बाई वॉट T, इसका इंटीग्रेशन करेंगे DSM का, तो ये कितना आ जाएगा, CPM मान लो AT3 AT² कुछ देगा, एक फॉर्म दे देंगे बोलो सपोज, ठीक है, मान लो कि ऐसा दे दिया है, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे 0 केल्विन से T केल्विन तक, DSM को, मोलर एंट्रोपी को, ये बन जाएगा ST माइनस S आ जाएगा ना, S एट 0 केल्विन यही आएगा ना, और इसी को 0 मानना है, यही तो है ना, और उधर जो इंटीग्रेशन आ गया आ गया, बाकी तो इंटीग्रेशन है, उधर का तो हो ही जाएगा, AT² भी DT/T का इंटीग्रेशन, इधर जो पार्ट है हो जाएगा, यहाँ से एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया ना, एंट्रोपी का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आता हम लोग, बट यहाँ पे तो आ जा रहा है ना, क्योंकि एक फिक्स कर दिया तो दूसरा बता दे रहे हो, तो ये AT² dt हो गया, तो ये टी TQ/3 ना, तो TQ/3 माइनस T1Q/3, जो फॉर्म दिया रहा है राइट में तो वही होगा, तो ST का ये वैल्यू आ गया A/3 T2Q माइनस T1Q, ऐसा ये हो गया मोलर एंट्रोपी एट T केल्विन। तो मेन कंसेप्ट क्या था, 0 केल्विन पे एंट्रोपी को 0 मान लिया गया, तो तुम कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू बता सकते हो उसका, ये जैसे पोटेंशियल एनर्जी की तरह हो गया, कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ये डिफरेंस मालूम है कि 10 जूल का है, mgs 10 जूल है, बट यहाँ कितना तुम नहीं बता सकते हो, तो रेफरेंस पॉइंट पे है ना, यहाँ 30 जूल हो गया तो यहाँ 40 होगा, यहाँ 20 जूल मान लिया तो यहाँ 30 होगा, ऐसे हो गया ना रेफरेंस, यहाँ -10 है तो यहाँ 0 होगा, क्लियर है ना, जैसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, उसी तरह इसका होगा, क्लियर हुआ ये, हाँ, तो यहाँ पे भी एंट्रोपी एब्सोल्यूट का 0 हो गया, तो बाकी समय 0 केल्विन पे 0 मान लो, तो और सबका बता सकते हो। एक और क्वेश्चन आता है इस पे, ये क्वेश्चन तो आता है, एक और आता है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो C की जगह CPM लेंगे, बस यही करेंगे ना, तो C लेता, एक्स सॉलिड है, ये 0 केल्विन पे है, और उससे हम लोगों ने बना दिया एक्स गैस, हो गया T केल्विन पे, वेयर T इज ग्रेटर देन
टी बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा एस एम कितना होगा, CPM dt बाई टी, ये होगा 0 केल्विन से कितना, मेल्टिंग पॉइंट पे जाओगे, पहले सॉलिड है वो, तो सॉलिड से क्या होगा, 0 केल्विन से हीट करते करते मेल्टिंग पॉइंट पे जाओगे, मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होगा, लिक्विड बनेगा, लिक्विड बनेगा, फिर हीट करते करते, जैसे मान लो आइस सी लिया तुमने, आइस 0 डिग्री पे ले लिया था, तो उसको मान लो पूछा गया है कि इसको हीट किया गया 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो क्या डेल्टा एस आएगा। अलग अलग सारा प्रोसेस का डेल्टा एस ऐड करोगे ना, पहला प्रोसेस वो होगा जिसमें वाटर सीधे मतलब 0 डिग्री तक आया, -273 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आया, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो लिक्विड बन गया, वहां पे डेल्टा एस निकालो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, है ना, एक सिंपल ही फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो फिर वहां से क्या हो गया, लिक्विड जो हो गया 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गया, उसका डेल्टा एस निकालो, फिर 100 डिग्री पे वेपोराइज हो गया, उसका डेल्टा एस निकालो, फिर 100 डिग्री से फिर स्टीम बन के गया, उसका डेल्टा एस निकालो, अलग अलग आएगा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट वाला आ गया 0, यहाँ पे CPM dt। और दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे डेल्टा एस, अब वो लिक्विड बनाते, ये हो गया फ्यूजन, ये डेल्टा एस फ्यूजन एम। तो डेल्टा फ्यूजन एम मतलब, हाँ, फर्स्ट स्टेप पे नहीं कर सकता। अब ये इसका वैल्यू क्या था, ये वैल्यू मैंने बताया था, ये वैल्यू क्या हो गया, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, डेल्टा एस फ्यूजन बाई टी फ्यूजन, ये तो डिफाइंड है यहाँ पे। फिर अब वो लिक्विड है, मान लो कि वाटर बन चुका, तो वाटर को 0 से 100 डिग्री ले जाओगे, तब वाटर ही है, तो यहाँ से CPM, जो ये लिक्विड है, ये CPM किसका था, सॉलिड का था, मान लो आइस का था। अब लिक्विड जो हो गया dt बाई टी, अब इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, 0 डिग्री से 100 डिग्री, ये टी मेल्टिंग पॉइंट से लेके टी कहाँ तक जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट तक। फिर इंटीग्रेशन आ गया, ln T2 बाई T1 पे आएगा। जैसे वाटर रहता था ln T2 बाई T1 मतलब ln 373 बाई ln 2 बाई 273 वाटर के लिए। फिर वाटर क्या होगा, 100 डिग्री पे जाके फिर से वेपोराइज हो गया, तो वहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। यस, गुड आर्यन। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टी, यही होगा ना। यहाँ पे आ गया डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टी। अपने बुकलेट में बहुत अच्छी थियरी दी है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, यही होगा ना। हाँ, तो ये हो गया डेल्टा वेपोराइजेशन SM, वो बात अलग है, इसका वैल्यू कितना था, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टी। सब चला गया। कोई बात नहीं था, फिर से करेंगे। हाँ, तो जो मैंने लिखा फिर से, डेल्टा SM, वो क्या होगा, ध्यान दो नोट्स में सब है, 0 केल्विन से टी मेल्टिंग पॉइंट, CPM सॉलिड dt बाई टी, अब पूरा सॉलिड से सॉलिड आ गया, फिर डेल्टा फ्यूजन SM, अब वो लिक्विड बन चुका है, उसको फिर ले जाओ बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करके ले जाओ। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत आता भी है। CPM लिक्विड का dt बाई टी का इंटीग्रेशन, फिर क्या होगा, डेल्टा वेपोराइजेशन SM प्लस CPM गैस dt बाई टी। हाँ, तो टी बॉइलिंग पॉइंट से वो टी तक जाएगा। ये क्लियर हुआ ना कैसे किया। हाँ, तो डेल्टा एस कितना हो गया, ये इसके बाद गिब्स फ्री स्टार्ट करना है हम लोग को, वो तो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। बस ये कर्व बना देता हूँ, ओवर कर देते हैं। तो कर्व क्या हो गया, पहले एक्सपोनेंशियल कर्व जाएगा, एंट्रोपी एस की बात करें हम लोग, ये 0 से स्टार्ट होगा, टी है ना, ये 0 से स्टार्ट हुआ, और एक्सपोनेंशियल ऐसे बना दूं, एक्सपोनेंशियल इस तरह से जाएगा। फिर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, ये टेम्परेचर कौन सा पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ना, टेम्परेचर कांस्टेंट करते हुए एंट्रोपी बढ़ता गया, क्यों, वो सॉलिड से लिक्विड में गया। फिर वो लिक्विड जो हो गया 0 डिग्री से 100 डिग्री तक हीट किया, तो उन्हें मान लो वाटर था, तो फिर से अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यही हो गया ना। यहाँ पे लिक्विड था वो, और यहाँ पे क्या था, सॉलिड ही था। अब वो कहाँ तक गया, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे। अब वो 100 डिग्री पे आ गया, तुम हीट करते जा रहे हो, इंटरनल एनर्जी तो बढ़ते जा रही है हीट करते रहने से,
बट एंट्रोपी भी बढ़ते जा रही है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है फिर भी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन, वाटर से वेपर बना रहे हो 100 डिग्री पे ही है, हीट करते जाओ रहेगा 100 पे ही, मगर वो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी बढ़े जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये फाइनली फिर से वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्स गैस वाला फॉर्म आएगा। ये मेल्टिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट। नाउ हम लोग के लिए बच गया गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ये एक छोटा सा टॉपिक है, जी का जो फंक्शन हो गया। एंट्रोपी बहुत अच्छे से पढ़ो और करो, बाकी इसमें कुछ नहीं है, जो था उधर ही था। हाँ, तो ये अर्ली 5-6 पेज है, ओवर हो जाएगा।